विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष के अजस्र स्रोत नारी, इन पंक्तियों में जैसी महिमामयी प्रतीत होती है, क्या वाकई ईमान के पश्चात दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बताई जाने वाली नारी अपने गरिमामयी पद पर आसीन है, या पर्दे के पीछे का सच कुरूप और घिनौना है। नारी विहीन पुरुष समाज की बाल्यावस्था असहाय, युवावस्था आनंद रहित, वृद्धावस्था सांत्वना शून्य है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक दशा में पौरुष का दम भरने वाले पुरुष को नारी का अवलंब चाहिए। पर विडंबना है कि जिस सहारे को थाम कर वह चलना सीखता है, उसी को हर संभव तरीके से तोड़ तोड़ कर कमज़ोर दिखाने की कोशिश भी करता है। सत्य, प्रेम, अहिंसा, त्याग, क्षमा जैसे आदर्श तत्व जिन्हें प्राप्त कर पुरुष पूज्य बन जाता है, वे समस्त तत्व नारी व्यक्तित्व का आधार स्तंभ है। लेकिन समाज में स्त्रियों की स्थिति देखकर मन प्रश्न करता है कि नारी कहाँ है, अर्श पर या फर्श पर। समाजशास्त्री पत्रिका मीमांसा के तत्वाधान में नारी जीवन की समस्याओं का आधारित शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाना अत्यंत प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है। इस प्रकार की राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ निश्चित रूप से जनमानस के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनमें मौलिक लेखन के संस्कारों का बीजारोपण करेंगी। अद्यावधि शासन एवं प्रशासन ने नारी जीवन के बहुआयामी विकास के लिए विविध प्रकार के प्रयास किए हैं। आज अधिकांश राज्यों में महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसी प्रयास के चलते ही आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं विविध क्षेत्रों में नारी उच्च पदों पर दृश्यमान हो रही हैं। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें नारी समाज का योगदान देखने को ना मिल रहा हो। आज स्त्रियां इंजीनियरिंग, कृषि, स्वास्थ्य एवं टेक्नोलॉजी आदि की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसके अतिरिक्त वे नृत्य, संगीत तथा चित्रकला में प्रशिक्षण प्राप्त कर विशेष ख्याति भी प्राप्त कर रही हैं। संप्रति भारत में सामान्य राष्ट्रीय एवं प्रजातांत्रिक जागरूकता के कारण नए आर्थिक, पर्यावरणीय, नव राजनीतिक व्यवस्था की क्या पश्चिमी शिक्षा और विचारकों के परिणाम हैं। इनके द्वारा स्त्रियों की मुगल काल से चली आ रही दास्ता को समाप्त करना है। अंग्रेज शासनकाल के पहले से स्त्रियों को पुरुषों द्वारा क्षमता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मुगल काल में तो ये अपने चरम पर था, तो आज के दौर में बहुत कुछ बदल गया है। यदि ऐसे ये परिवर्तन जारी रहा तो आज की गोष्ठी का ये विषय भारतीय सामाजिक विकास में नारी साहित्य की प्रासंगिकता चतुर्दिक के साथ होती नजर आएगी। और अब मैं अनुरोध कर रही हूँ इस शैक्षिक संगोष्ठी के मुख्य अतिथि माननीय श्री विनोद कुमार सिंह जी को कि वे आएँ और अपने आशीर्वचन से हम सभी का उत्साह। यह जानकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि राष्ट्रीय साहित्यिक, शैक्षिक एवं समाजशास्त्री पत्रिका मीमांसा के तत्वाधान में नारी जीवन की समस्याओं पर आधारित एक शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय भारतीय सामाजिक विकास में नारी साहित्य शिक्षा की प्रासंगिकता है। इस प्रकार की राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ निश्चित रूप से जनमानस के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उसमें मौलिक लेखन का, संस्कारों का बीजारोपण करेंगी। मैं पत्रिका के सफल प्रकाशन व संगोष्ठी में उभरे मौलिक विचारों की सार्वभौमिकता व लोकोत्थानात्मक प्रयोजनबद्धता के लिए निज हार्दिक शुभाशीष अर्पित कर रही हूँ आदर्श कन्या महाविद्यालय जियापुर बरुआ जिला के बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार द्विवेदी जी से कि वे आएँ और भारतीय सामाजिक विकास में नारी शिक्षा की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। रही है। नारी को सदा पर्दानसी बनाकर रखा गया है। नारी सहचरी के रूप में पूजा की पात्र है, आराध्य है। अद्यावधि सीता और अहिल्या के रूप में संस्कृति को छलना और द्रौपदी के रूप में मानवता को नंगी करना पुरुष की कायरता होगी। नारी को पुरुष की बराबरी का दर्जा देना होगा। नारी ओज और ऊर्जा का शाश्वत स्रोत रही है। वह साधना में सावित्री तो सतीत्व में अनुसुईया, त्याग में सीता
तो अनुराग में राधा। नारी अलग अलग संदर्भों में माँ, बहन, पत्नी, पुत्री और प्रेयसी रही है। वह राधा के रूप में कनुप्रिया है तो श्रद्धा के रूप में मनुप्रिया है। चारित्रिक संदर्भों में प्रक्रिया प्रेम की पराकाष्ठा है तो दूसरी ओर वह स्वकीय श्रद्धा, सेवा, समर्पण एवं सहानुभूति से संपूरित रही है। अस्तु नारी आदरणीय है, अनुकरणीय भी, वह वरदायिनी है, वह विंध्यवासिनी भी, वह सृजन है और शमशान भी, वह सत्यम शिवम, शिवम शुभम तथा शुभम सुंदरम का अपूर्व संयोग है। वह अतीत का विराट चेतना है, वर्तमान का वैभव है और भविष्य की भव्य संकल्पना है। वह भारत की भावित्री है जिसमें ओज की ऊर्जा का अकूत उष्मा है। समरसता से उसको तुम तोल, इतिहास का भेद दो तुम खोल, नारी को सशत नमन, कलम आज उसकी जय बोल। भारत मालवीय जी एक सुसंस्कृत उच्च परंपरा संपन्न एक गरीब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। जीवन के उच्च संस्कार उन्हें पैतृक संपत्ति के रूप में मिले थे। आर्थिक कठिनाइयों में इन संस्कारों ने एक निखार पैदा कर दिया। उन्होंने जीवन के निर्माण काल में अध्यापक, अधिवक्ता, पत्रकार और धार्मिक व्याख्याता के रूप में अनुभव प्राप्त किया। जिस समय मालवीय जी के जीवन के आदर्श स्वरूप ले रहे थे उस समय भारतीय जनता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक रूप से पतन की गर्त में पड़ी हुई थी। ऊपर उठने के लिए छटपटा रही थी। उसे मालवीय जी जैसे प्रशस्त एवं बलवान बाहुओं की जरूरत थी। उसे मालवीय जी के नाम पर से भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जो शिक्षित है, परिचित है। 20वीं शताब्दी में महामानव के उज्ज्वल चरित्र से जो उत्साह, आदर्श और शिक्षा भारत पुरुष, स्त्री, बालक और वृद्ध को मिली, उसमें देश, धर्म और हिंदू जाति का सदा कल्याण होता रहेगा। लोगों का विश्वास है कि मालवीय जी के जीवन की साधारण जानकारी भी प्राप्त करके मानव का बहुत बड़ा कल्याण होगा। महापुरुषों के जीवन चरित्र से मानव जाति का मार्ग दिखाई पड़ने लगता है और मानव जीवन को कल्याणमय बनाने के साधनों से सब लोग अनायास ही परिचित हो जाते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि सदा महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। यदि अच्छी तरह चलने की शक्ति न हो तो थोड़ा ही चलें। सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का कभी अहित नहीं होता है। मालवीय जी के शिक्षा संबंधी विचार परिभाषाओं के खूबसूरत शाब्दिक जाल में अभिव्यक्त न होकर अत्यधिक व्यवहारिक हैं। मालवीय जी शिक्षा को व्यावहारिक स्वरूप देना चाहते थे क्योंकि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के जटिल समाज में प्रविधि की और वैज्ञानिक साज सामान के उत्पादन और व्यवहार द्वारा मानव की आवश्यकताएं बढ़कर विकसित हो चुकी हैं। अतः मालवीय जी चाहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थियों में आजीविका अर्जित करने की पूर्ण क्षमता प्राप्त हो जाए। शिक्षार्थी यदि उद्योग क्षेत्र में चाहता है तो विद्यालय में उसे उद्योग करने की शिक्षा पूर्ण रूप से दी जानी चाहिए। जहां से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसे अपने कार्य क्षेत्र का बाजार न ढूंढना पड़े अथवा दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। कर रही हूँ आदर्श कन्या महाविद्यालय जयपुर बरुआ जिला के बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार द्विवेदी जी से कि वे आएँ और भारतीय सामाजिक विकास में नारी शिक्षा की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। रही है। नारी को सदा पर्दानशी बनाकर रखा गया है। नारी सहचरी के रूप में पूजा की पात्र है, आराध्य है। अद्यावधि सीता और अहिल्या के रूप में संस्कृति को छलना और द्रौपदी के रूप में मानवता को नंगी करना पुरुष की कायरता होगी। नारी को पुरुष की बराबरी का दर्जा देना होगा। नारी ओज और ऊर्जा का शाश्वत स्रोत रही है। वह साधना में सावित्री तो सतीत्व में अनुसुईया, त्याग में सीता तो अनुराग में राधा। नारी अलग अलग संदर्भों में माँ, बहन, पत्नी, पुत्री और प्रेयसी रही है। वह राधा के रूप में कनुप्रिया है तो श्रद्धा के रूप में मनुप्रिया है। चारित्रिक संदर्भों में प्रक्रिया प्रेम की पराकाष्ठा है तो दूसरी ओर वह स्वकीय श्रद्धा, सेवा, समर्पण एवं सहानुभूति से संपूरित रही है। अस्तु नारी आदरणीय है, अनुकरणीय भी, वह वरदायिनी है, वह विंध्यवासिनी भी, वह सृजन है और शमशान भी, वह सत्यम शिवम, शिवम शुभम तथा शुभम सुंदरम का अपूर्व संयोग है। वह अतीत का विराट चेतना है, वर्तमान का वैभव है और भविष्य की भव्य संकल्पना है। वह भारत की भावित्री है
जिसमें ओज की ऊर्जा का अकूत उष्मा है। समरसता से उसको तुम तोल, इतिहास का भेद दो तुम खोल, नारी को सशक्त नमन, कलम आज उसकी जय बोल। मालवीय जी एक सुसंस्कृत उच्च परंपरा संपन्न एक गरीब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। जीवन के उच्च संस्कार उन्हें पैतृक संपत्ति के रूप में मिले थे। आर्थिक कठिनाइयों में इन संस्कारों ने एक निखार पैदा कर दिया। उन्होंने जीवन के निर्माण काल में अध्यापक, अधिवक्ता, पत्रकार और धार्मिक व्याख्याता के रूप में अनुभव प्राप्त किया। जिस समय मालवीय जी के जीवन के आदर्श स्वरूप ले रहे थे, उस समय भारतीय जनता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक रूप से पतन की गर्त में पड़ी हुई थी, ऊपर उठने के लिए छटपटा रही थी। उसे मालवीय जी जैसे प्रशस्त एवं बलवान बाहुओं की जरूरत थी। उसे मालवीय जी के नाम पर से भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जो शिक्षित है, परिचित है। 20वीं शताब्दी में महामानव के उज्जवल चरित्र से जो उत्साह, आदर्श और शिक्षा भारत पुरुष, स्त्री, बालक और वृद्ध को मिली, उसमें देश, धर्म और हिंदू जात का सदा कल्याण होता रहेगा। लोगों का विश्वास है कि मालवीय जी के जीवन की साधारण जानकारी भी प्राप्त करके मानव का बहुत बड़ा कल्याण होगा। महापुरुषों के जीवन चरित्र से मानव जाति का मार्ग दिखाई पड़ने लगता है और मानव जीवन को कल्याणमय बनाने के साधनों से सब लोग अनायास ही परिचित हो जाते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि सदा महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। यदि अच्छी तरह चलने की शक्ति न हो तो थोड़ा ही चलें। सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का कभी अहित नहीं होता है। मालवीय जी के शिक्षा संबंधी विचार परिभाषाओं के खूबसूरत शाब्दिक जाल में अभिव्यक्त न होकर अत्यधिक व्यवहारिक हैं। मालवीय जी शिक्षा को व्यावहारिक स्वरूप देना चाहते थे, क्योंकि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के जटिल समाज में प्रविधि की और वैज्ञानिक साज सामान के उत्पादन और व्यवहार द्वारा मानव की आवश्यकताएं बढ़कर विकसित हो चुकी हैं। अतः मालवीय जी चाहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थियों में आजीविका अर्जित करने की पूर्ण क्षमता प्राप्त हो जाए। शिक्षार्थी यदि उद्योग क्षेत्र में चाहता है तो विद्यालय में उसे उद्योग करने की शिक्षा पूर्ण रूप से दी जानी चाहिए। जहां से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसे अपने कार्य क्षेत्र का बाजार न ढूंढना पड़े अथवा दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, उत्थान भली भांति हो सकेगा। मूलतः देखा जाए तो यह संक्रांति युग है। इसी काल में भविष्य का स्वरूप निर्धारित होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो तथा समुन्नत एवं गौरवशाली भारत का निर्माण हो, तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शैक्षिक अभियान को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना होगा, क्योंकि वह ही प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था में समन्वय स्थापित करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने में सहायता प्रदान करेगी। और वह नवीन शिक्षा पद्धति ऐसी होगी जो सदैव जीवन की वास्तविकताओं का ध्यान रखेगी और व्यवहारिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों में समन्वय स्थापित करेगी। इस प्रकार से मालवीय जी के साहित्य चिंतन को भारतीय सामाजिक विकास में नारी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक रूप में देखा जा सकता है। शैक्षिक संगोष्ठी में एक विशिष्ट अतिथि जो PNKB BG कॉलेज अकबरपुर से आए हुए हैं, डॉक्टर रमेश चंद पाठक जी, मैं उनसे आग्रह कर रही हूँ कि वे आएँ और प्राचीन भारतीय समाज में नारी का अस्तित्व पर अपने विचार। इसकी दो ही समस्या सबसे बड़ी इस समय चल रही है, जो कि मीडिया बराबर उछाल रही है, अखबारों में आ रहा है, पत्रिकाओं में आ रहा है, सारे लोग अनुभव कर रहे हैं। एक तो है गरीबी और दूसरा जनसंख्या। इसका नियंत्रण, इसका कैसे संतुलन दिया जाए, यह आज का जो आपका विषय है। मैं दावा करता हूं कि जिस विषय को गंभीरता से ले लिया जाए तो अपने देश की जनसंख्या भी नियंत्रित हो सकती है और जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ गरीबी अपने आप समाप्त हो सकती है। इस पर मैंने स्वयं व्यवहारिक रूप से विचार किया है और विगत 10-15 वर्षों से मेरे मन में ये सब बातें आती हैं, कारण कि ये सदा प्रासंगिक रही हैं। महिला उत्थान का विषय आज का नया नहीं है।
ये हमेशा से इसकी ज़रूरत रही है और महिलाओं को अच्छी स्थिति दी भी गई है। आप कहीं भी नहीं पाएंगे जहाँ महिला और पुरुष की चर्चा हो तो वहाँ महिला का नाम बाद में, चाहे आप सीताराम ले लीजिए, चाहे राधे कृष्ण ले लीजिए। क्यों? ये नियम में है, क्योंकि माता का स्थान पिता से 10 गुना अधिक होता है। पितुर 10 गुना माता ले लिया जाता है, माता का स्थान पिता से 10 गुना ज़्यादा। अब माता और पिता से तात्पर्य यहाँ पुरुष और महिला से, तब भी ज़्यादा नहीं है। 10 गुना सुनकर पुरुष घबरा सकते हैं कि ये 10 गुना कैसे इनको दे दिया गया। एक्चुअली 10 गुना से भी ज़्यादा स्थान लायक है। कारण कि पुरुष यदि थोड़ा सा बच्चे के लालन पालन में हाथ बटा लेता है तो हरदम याद रखता है, जिंदगी भर कहता है मैंने ऐसा किया। अभी एक हफ्ते हुआ होगा कि मेरे मन में ऐसे मैं कह दिया अपने बच्चे से कि बेटा तुम्हारे लिए मैं रात में पंखा हाथ से किया। एक बार पंखा कर दिया तो मुझे याद है मैं जिंदगी भर कहूँगा उसे। और माँ कितना करती है पता नहीं, क्या क्या करती हो तो कभी नहीं कहती। इसीलिए वो 10 गुना उसका स्थान है कि जो इतना करके कभी ना कहे और अधिकार भी न रखे। पिता हरदम डांटने का सोचता है कि मैं डांटूं, किस लिए, किस आधार पे? भाई करते कुछ नहीं, डांटेंगे ज़्यादा। और माँ इतना करके वो भी नहीं, वो तो कोई गड़बड़ी भी गलती भी बच्चा करता है तो दौड़ पड़ती है, बीच में खड़ी हो जाती है, अरे जाने दीजिए जाने दीजिए। तो ये सब महानता है, महिलाओं में महानता है और आज की नहीं सदा से है। और उसका प्रमाण है इसीलिए ग्रंथों में जहाँ नीति निर्धारण हुआ, जहाँ पे व्याकरण व्यवस्था की गई, वहाँ पे लिख दिया गया पितुर 10 गुना माता, इनको स्थान दिया गया। अब रही बात उस स्थान का उपयोग कैसे हो। अब महिलाएं कुछ पीछे दिखती हैं, लोग कहते हैं बहुत पीछे हैं, जबकि और गंभीरता से देखा जाए तो वह पीछे नहीं हैं, वह उनकी महानता है, उनका ऐसा दयालु हृदय है। व्यवहारिक रूप में उतर कर आप देखें कि किसी घर में 4-5 बहनें हों, एक भाई, और आर्थिक विपन्नता हो, कोई बहन उसमें से नहीं तैयार होगी कि मैं पढ़ने जाऊंगी, वो कहेगी भैया पढ़ेंगे। आप सर्वे करके देख लीजिए, जमीन पे उतर के देख लीजिए, कोई बहन अपने भाई के लिए ही पहले आगे आएगी, अपने को पीछे कर लेगी। अब कोई कह दे पीछे है, वह पीछे नहीं आगे है, यह उसकी महानता है, उसकी दयालुता है। और इसीलिए उसे प्रकृति के समरूप रखना चाहिए, जिसे प्रकृति और पुरुष मिल करके ही ये विश्व की रचना हुई है। लेकिन जब हम लोग कहीं चर्चा करते हैं, चूँकि हम सभी प्राध्यापक हैं, क्लास लेते हैं, तो प्रसंग बस आ जाता है कि प्रकृत्या ऐसा होता है, प्रकृति ने ऐसा किया है, पुरुष ने ऐसा किया है, पुरुष से ऐसा होता है, कभी हम चर्चा नहीं करते। और वहाँ प्रकृति से तात्पर्य क्या है? अगर आप गहराई से सोचें, पुरुष और प्रकृति यानी महिला से है, यानी महिलाओं के हाथ में ही सब कुछ। और इस संगोष्ठी से संबंधित विषय पर मैं तो स्वयं निर्णय लिया, बड़ा आनंद आता है। लगभग 10 वर्ष हुए होंगे मुझे एक पुत्री पैदा हुई मुरादाबाद में, तो मैंने वही निर्णय लिया और कहा मिसेस से कि इसके नाम के आगे आपका नाम लिखवाया जाएगा, पिता नहीं माँ का नाम लिखा जाना चाहिए। कारण कि किसी भी संतान के पिता के वही पिता है होने की संभावना तो 100% है। जो लिखा जाता है कि फला पुत्र फला या फला पुत्री फला, संभावना 100% है, गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन 1000 लाख करोड़ % हम दे देंगे कि माँ वही है। माँ के बारे में कोई नहीं कह सकता कि उसमें कोई आशंका व्यक्त की जा सकती है, श्योरिटी है। तो उस माँ का नाम नहीं लिखा जाएगा जो 100% गारंटी जिसकी है और जिसमें संभावना है, उसका नाम लिखा जाएगा। तो मैंने दिया कि ऐसा करना है। ईश्वर की कृपा से उसी के 2-4 महीने बाद शासन ने निर्णय लिया कि अब बच्चों के नाम के सामने माँ का नाम भी लिखा जाएगा। मूलक स्वतः हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने अभी विचार किया।
तो नारियों के स्थान को, जो स्थान हम रहा पहले भी 10 गुना दिया गया है, आज भी है, उसको कायम करने के लिए नारी को थोड़ा सा अपनी महानता या एक कह दें हिंदी जगत के पुरोधा माननीय गुरु जायसवाल का स्वागत करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी समय मैं ले लिया हूँ और उस विषय से जुड़ा हुआ है, लेकिन व्यावहारिक बात कर रहा था। तो इन बिंदुओं पर यदि हम ध्यान दें, इसको हम स्वीकार करें, अपने अध्यापन में भी लाएं, तो शायद हम ज़्यादा समाज की सेवा कर सकेंगे। बच्चों को पृथ्वी पर मानव के विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव व प्रकृति के बीच एक अद्भुत संतुलन विद्यमान था। चहुं ओर हरी भरी सुविस्तृत घाटियाँ, विशुद्ध जल स्रोत, विविध वृक्ष एवं लताएं, स्वच्छ नदियाँ, पशुओं का निर्द्वंद विचरण एवं पंक्षियों का मोहन कलरव गुंजायमान था। प्रकृति के सुरम्य गोद में मानव का विकास अत्यंत संतुलित ढंग से होता रहा। कालांतर में जब से मानव ने अपने भौतिक विकास के लिए प्रकृति को उपेक्षित करना आरंभ किया, तब से मानव और प्रकृति के बीच बना मधुर संबंध टूटता जा रहा है। मानव ने अपने उत्पत्ति से लेकर अब तक विकास की अनेकानेक सीढ़ियां पार की हैं। जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ, बढ़ती जनसंख्या के लिए खेती करने, आवास उपलब्ध कराने हेतु, परिवहन हेतु, सड़क व रेल मार्गों का निर्माण करने हेतु, बंदरगाहों व हवाई पट्टी की स्थापना करने के लिए वनों का व्यापक रूप से विनाश किया गया। सिंचाई एवं जल विद्युत निर्माण के लिए विशाल भूखंड जलमग्न हुए व विविध बहुमूल्य वनस्पतियों का विनाश हुआ। कल कारखानों की चिमनियों व परिवहन के साधनों ने जहां वायु को प्रदूषित किया, वहीं गैर उपचारित जल ने न केवल जल स्रोतों की निर्मलता को विच्छिन्न कर दिया, वरन ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ावा दिया। औद्योगिक कचरों के निपटान ने मिट्टी को प्रदूषित किया। हथियारों के विकास की होड़ ने प्रकृति के संतुलन को ध्वस्त कर दिया। मानव के भौतिक विकास की इन क्रियाओं का संचयी परिणाम यह है कि प्रकृति का प्रत्येक अंग अब मानवीय सभ्यता के विकासकर्ता की बजाय विनाशक की भूमिका में आ गया है। इन विनाशक परिणामों की वानगी संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत गठित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में देखी जा सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सदी के अंत तक 3 अरब 20 करोड़ लोगों को पानी के लिए मारामारी करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें कहा गया है नदियों में जलापूर्ति के मुख्य स्रोत नद तेजी से पिघलते हुए एक दिन खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक ओर तो पेयजल संकट आएगा, वहीं दूसरी ओर समुद्रों का जलस्तर 28 से लेकर 43 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। तटीय क्षेत्रों पर बसी घनी आबादी वाले महानगर एवं ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेषों के जलमग्न होने का खतरा पैदा हो जाएगा। नासा की रिपोर्ट के अनुसार ध्रुवीय क्षेत्रों के हिमनदों में 1957 से लेकर 2000 तक के बीच पहले ही 42% की कमी हो चुकी है। यह रफ्तार अगर आगे भी जारी रही तो आर्कटिक क्षेत्र के ग्रीष्मकालीन बर्फ का जमना एक दिन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके आगे इसमें कहा गया है धरती का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से ही अकाल, बाढ़, सूखा और चक्रवाती तूफान बढ़ जाएंगे। इंटर साइंस, हाई स्कूल साइंस ऐसी छात्राओं में पर्यावरणीय जागरूकता और पर्यावरणीय मूल्य कुछ ज़्यादा ही होगा। खैर, होगा या नहीं होगा यह तो शोध का विषय है जो बाद में देखा गया है, लेकिन मेरे शोध का दूसरा उद्देश्य यही रहा है। और तीसरा था स्नातक स्तर की पर्यावरणीय शिक्षा प्राप्त छात्राओं की पर्यावरणीय मूल्य का अध्ययन करना। इन 3 उद्देश्यों पर मैंने कुल 6 परिकल्पनाएं बनाई हैं, जिसमें पहला है स्नातक स्तर की पर्यावरणीय शिक्षा प्राप्त शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं की पर्यावरणीय बोध में कोई सार्थक अंतर नहीं है। दूसरा है स्नातक स्तर की पर्यावरणीय शिक्षा प्राप्त कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं की
पर्यावरणीय बोध में कोई सार्थक अंतर नहीं है। मेरा तीसरा सोच परिकल्पना है, स्नातक स्तर की पर्यावरणीय शिक्षा प्राप्त कला वर्ग की शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं की पर्यावरणीय बोध में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अगली परिकल्पना है, स्नातक स्तर की पर्यावरणीय शिक्षा प्राप्त विज्ञान वर्ग की शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं की पर्यावरणीय बोध में कोई सार्थक अंतर नहीं है। पांचवा परिकल्पना है, स्नातक स्तर की पर्यावरणीय शिक्षा प्राप्त शहरों में निवास करने वाली कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं की पर्यावरणीय बोध में कोई सार्थक अंतर नहीं है। और अंतिम परिकल्पना मेरी है, स्नातक स्तर की पर्यावरणीय शिक्षा प्राप्त ग्रामों में निवास करने वाली कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं में की पर्यावरणीय बोध में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इस सोच के लिए मैंने विवरणात्मक शोध विधि की सर्वेक्षण प्रविधि का प्रयोग किया है। और अब मैं इस शैक्षिक संगोष्ठी में उपस्थित आदर्श कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी कि इस शैक्षिक संगोष्ठी के विषय पर अपने विचार हम लोगों के समक्ष रखें।